नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या सिंह, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का मेरा विषय है शैक्षिक तकनीकी एमए शिक्षा पूर्व और आज का मेरा टॉपिक है संप्रेषण एवं संप्रेषण के सिद्धांत पार्ट 2। संप्रेषण के सिद्धांत भाग 2 में हम सबसे पहले देखते हैं संप्रेषण का सिद्धांत। संप्रेषण के संप्रत्यात्मक ज्ञान को हम पूर्व इकाई में प्राप्त कर चुके हैं। प्रस्तुत इकाई में हम संप्रेषण के सिद्धांतों को समझाएंगे। यह तथ्य पूर्वविदित है कि संप्रेषण का गत्यात्मक प्रक्रिया यह गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया तथा अचेतनतया दूसरों को सांकेतिक रूप में उपकरणों के माध्यम से या अन्य उपकरणों से प्रभावित करता है। संप्रेषण में दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, भावनाओं, तथ्यों, प्रभाव इत्यादि का विनिमय करते हैं। इस विनिमय में संकेतों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि संप्रेषणदाता द्वारा भेजा गया संदेश संप्रेषणकर्ता तक पहुंच जाता है, तो संदेश प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। दोनों पक्षों में समन्वय स्थापित हो जाता है। यह संदेश विचार, अभिव्यक्ति, ज्ञान या सूचना के रूप में भी हो सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया पर शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है। इस दूरगामी प्रक्रिया के संपन्न होने के विभिन्न सिद्धांत हैं। प्रत्येक चिंतक ने अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होने की व्याख्या की है। इन चिंतकों में से कुछ प्रमुख द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में से पहला है अरस्तु, जॉन मिल्टन, फ्रेडरिक सीबर्ट, हेरल्ड लेसवेल, लेसनवीवर, डेविड इत्यादि ने अपने विचारों को इस इकाई में प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्री प्रेस सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक फ्रेडरिक रॉबर्ट ने किया है। पूर्व में 17वीं-18वीं शताब्दी में जॉन मिल्टन द्वारा स्वतंत्रतावादी सिद्धांत को दिया गया था। सिबर्ट की यही अवधारणा उसी परंपरा का विचारधारा प्रकट करती है। प्रिंट मीडिया के प्रारंभ में जन्म लेने वाले विचारधारा इच्छा स्वतंत्रवादी का मत था कि मीडिया को सरकार से अलग स्वतंत्र रूप में संचालित होना चाहिए। उस समय सत्तावादी तथा इच्छा स्वतंत्रवादी के मध्य संघर्ष चल रहा था। सत्तावादी चिंतकों का मानना था कि सरकार का सृजन ही इसलिए हुआ है कि वह राज्य की सेवा कर सके, किंतु इसके विपरीत स्वतंत्रतावादी विचारकों का मत था कि सरकार की उत्पत्ति जनसेवा के लिए हुई है। इसके अनुसार निर्णय का अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथों में न होकर समाज के हाथों में होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का नियंत्रण प्रेस पर रहता है तो वह सिद्धांत काम नहीं करता। प्रेस को सरकार एवं व्यक्तियों के मध्य संपर्क के रूप में कार्य करना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार इस संपर्क को काटती है। तो यह सूचना दी जाती है कि स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ है। इसी कारण वर्तमान समय में प्रेस को चौथा आधार स्तंभ माना गया है। प्रेस सरकार पर नियंत्रण रखती है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित आधारभूत मान्यताएं मिली हैं। पहला है प्रशासन को सदैव सेंसरशिप में स्वतंत्र होना चाहिए। फिर है प्रकाशन का कार्य एवं वितरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला होना चाहिए। फिर है प्रेस द्वारा किसी दल पर भी की गई टिप्पणी को दंडनीय न माना जाए। कुछ भी प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। प्रकाशन के लिए तथ्य एकत्रित करने के साधनों पर रोक नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को अपने संगठन में स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस सिद्धांत के आलोचना भी की गई है। यदि प्रकाशन का कार्य नैतिक एवं शासकीय हितों से हटकर किया जाए तो उस पर प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी में यह सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। पाठ्यक्रम में प्रकाशित किए जाने वाला ज्ञान नैतिक आधार पर जांचा परखा जाना चाहिए और वास्तविक भी होना चाहिए। संप्रेषण में यथार्थता को महत्व दिया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं लेसवेल का सिद्धांत।
हेरल्ड लेसवेल ने 1948 में अपने सिद्धांत में कौन क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है तथा उसका क्या प्रभाव होता है, किस पर प्रभाव होता है, इन प्रश्नों पर आधारित संप्रेषण को महत्वपूर्ण माना। एक राजनीतिक विज्ञान के ज्ञाता होने के नाते उन्होंने उदाहरण स्वरूप हिटलर एवं चर्चिल को उदाहरण में लिया एवं स्पष्ट किया कि इन दोनों ही व्यक्तियों का सीधा रेडियो प्रसारण एवं प्रत्यक्ष भाषण एक साधारण व्यक्ति की भाषण की तुलना में अधिक प्रभावशाली है एवं संप्रेषण के योग्य है। इस आधार पर इन्होंने अधिक तत्वज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें 4 तत्वों के सम्मिश्रण से संपर्क के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। लेसवेल का सिद्धांत कुछ इस प्रकार से है। इन्होंने कुछ चीजों पर अधिक बल दिया है, जैसे संप्रेषक, संदेश, माध्यम, श्रोता, प्रभाव। लेसवेल का सिद्धांत उसके निम्नलिखित कथन पर आधारित है: हु सेज दैट इन विच चैनल टू whom with what effect, कौन, who। इससे अभिप्राय शिक्षक से है। पाठ्यपुस्तकों का लेखनकर्ता तथा संप्रेषण में दूरदर्शन, आकाशवाणी प्रसारण इत्यादि भी सम्मिलित किए जाते हैं। क्या कहता है, से व्हाट, इससे अभिप्राय संप्रेषण की विषय वस्तु से है। शिक्षण में पाठ्यपुस्तक को उदाहरण स्वरूप में लिया गया है। अब है किन माध्यम से किया गया है, तो संप्रेषण का माध्यम क्या है यह स्पष्ट होना जरूरी है। आमने सामने का संवाद, चलचित्र, चित्र, आकाशवाणी या दूरदर्शन किस माध्यम से संकेत दिए जा रहे हैं यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है किसे, टू whom, किसे संदेश दिया जा रहा है। संदेश प्राप्तकर्ता से, यही अभिप्राय छात्र से है। किस प्रभाव से, विथ व्हाट इफेक्ट, किस प्रभाव से यहाँ अभिप्राय है प्रतिक्रिया या फीडबैक के स्वरूप में निश्चित करने से है। संप्रेषण के इस स्वरूप में संप्रेषण की परिस्थितियां मुख्य रूप से संदेश के प्रभावपूर्ण संप्रेषण प्राप्ति पर निर्भर करती है। अब है शेनन वीवर का सिद्धांत। शेनन वीवर का यह सिद्धांत संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। इनका सिद्धांत संप्रेषण में बाधा तत्वों को नियंत्रित करने पर आधारित है। इनके पारंपरिक सिद्धांत को निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता है। बुक में जो चित्र डायग्राम दिया हुआ है उसके माध्यम से इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से संप्रेषण को समझाया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके कुछ कूटक हैं जो एक एक करके इसमें बताया जाएगा। पहला है स्रोत। एक व्यक्ति या समूह के रूप में ही प्रत्येक मानवीय संप्रेषण में एक स्रोत होता है, जिसे शेनन की शब्दावली में सूचना स्रोत, इंफॉर्मेशन सोर्स कहा गया है। इस स्रोत के कारण व्यक्ति ही संप्रेषण में लिप्त होता है। यह संप्रेषण के लिए मूल आंकड़े प्रस्तुत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना का स्रोत विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम हो सकता है। इस पाठ्य वस्तु या सीखने के अनुभव की प्राप्ति के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है तथा इस स्रोत से प्राप्त सूचना को आगे संप्रेषित किया जाता है। अब है कूटक। जब संप्रेषण किया जाता है तो मस्तिष्क में एक विशिष्ट लक्ष्य स्पष्ट रूप से आ जाता है। यह लक्ष्य निम्नलिखित रूप से कोई भी एक हो सकता है। आप चाहते हैं कि लोग आपको मित्रवत माने, आप लोगों को कोई सूचना देना चाहते हैं, आप उनके माध्यम से कुछ कराना चाहते हैं, आप उन्हें अपने विचार से सहमत कराना चाहते हैं तथा अन्य भी कारण हो सकते हैं। इसके लिए आपको कोई संदेश देना होता है। यह संदेश कूट भाषा में होता है। आपका उद्देश्य कैसे पूर्ण हो सकता है, इस कूट संदेश को कैसे अवकूट किया जाए, इसके लिए यह अवकूटक की आवश्यकता होती है। संप्रेषण में अवकूटक का कार्य होता है कि वह संदेश को कूट संदेश से संप्रेषण में परिवर्तित कर दे। अब है प्रसारणकर्ता। आंकड़ों को संदेश के रूप में परिवर्तित करना और ग्राहक के पास भेज देना। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि शेनन वीवर ने अपने मतानुसार संदेश को चिन्हों में परिवर्तित करके ही भेजा है। यह
एन्कोडिंग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड है क्योंकि यही चिन्हों के चयन पर ही प्राप्तकर्ता को संदेश को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्भर करता है। इस स्थान पर शेनन एवं वीवर ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। यह भाषा ही है जो आंकड़ों को समझने में सहायता देती है। प्राप्तकर्ता एवं प्रदाता दोनों ही भाषाई क्षमता पर संदेश प्राप्त करके इस पर निर्भर होते हैं। इन सभी प्रक्रिया में संप्रेषण में भाषा का महत्व होता है। अब है शोर। यहाँ शोर से अभिप्राय संप्रेषण में संदेश को प्राप्तकर्ता के पास भेजने की प्रक्रिया में प्रदाता एवं प्राप्तकर्ता के मध्य बाधा उपस्थित करने वाले कारकों से है। यह कारक भिन्न भिन्न रूप से उपस्थित रहते हैं। अब है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। इस सोपान पर संदेश का स्वरूप इस प्रकार से होता है कि जिसे पुनः बताया जा सके। प्राप्तकर्ता एवं प्रदाता के मध्य संप्रेषण के परिणाम स्वरूप चिन्हों में परिवर्तित संदेश प्रदाता की ओर से प्राप्तकर्ता हुआ करने को पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता एवं प्रदाता के मध्य संप्रेषण के परिणाम स्वरूप चिन्हों में परिवर्तित संदेश प्रदाता की ओर से प्राप्त किया हुआ पहुंचाया जाता है। अब है लक्ष्य। संप्रेषण सूचना प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है इसका महत्व एवं इसका लक्ष्य। लक्ष्य तक चिन्हों को पहुंचाना अनिवार्य होता है। अब है स्वतंत्रवादी सिद्धांत। शेनन वीवर के सिद्धांत के बाद हम देखते हैं इच्छा स्वतंत्रवादी सिद्धांत, लिबर्टियन थ्योरी। जॉन मिल्टन, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 10वीं शताब्दी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। उनका मानना था कि विचार प्रकटीकरण की स्वतंत्रता हर किसी को होनी चाहिए। सत्य को प्रकट होना चाहिए, भले ही कुछ भी क्यों न हो। मानव प्रजाति को वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। तथ्यों को छुपाना अनैतिक है, सत्य को सामने आने देना चाहिए। संप्रेषण का इच्छा स्वतंत्रवादी सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि संप्रेषण सामग्री लिखित रूप में ज्यों की त्यों प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुयायी स्वीकार करते हैं कि संप्रेषण में सत्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए सभी तथ्यों की जानकारी जन सामान्य को होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत की उपादेयता सूचनाओं को मौलिक रूप में प्रस्तुत करने के अर्थों में है। संप्रेषण तकनीकी में स्रोत से संदेश प्राप्तकर्ता का संदेश को पहुंचाने की प्रक्रिया सत्य को प्रकट होना चाहिए, भले ही कुछ भी क्यों न हो। मानव प्रजाति को वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। तथ्यों को छुपाना अनैतिक है, सत्य को सामने आने देना चाहिए। संप्रेषण का इच्छा स्वतंत्रवादी सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि संप्रेषण सामग्री लिखित रूप में ज्यों की त्यों प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुयायी स्वीकार करते हैं कि संप्रेषण में सत्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए सभी तथ्यों की जानकारी जन सामान्य को होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत की उपादेयता सूचनाओं को मौलिक रूप में प्रस्तुत करने के अर्थों में है। संप्रेषण तकनीकी में स्रोत से संदेश प्राप्तकर्ता का संदेश को पहुंचाने की प्रक्रिया में तथ्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब है अरस्तु का सिद्धांत। सर्वप्रथम संप्रेषण का सिद्धांत अतीत में ग्रीक दार्शनिक अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया एवं इसे स्वीकारा गया। इस सिद्धांत में संप्रेषण में वक्ता तथा श्रोता समुदाय के मध्य संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण होती है। अरस्तु ने संप्रेषण में स्रोत के रूप में वक्ता के विषय में विद्वान होना महत्वपूर्ण माना है। वक्ता को अपना संदेश श्रोता तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों का सहारा लेना होता है उसमें हाव भाव, प्रस्तुतिकरण की शैली, भाषा, उतार चढ़ाव तथा कथनों में प्रभाव महत्वपूर्ण है। इनमें से किसी में भी परिवर्तन आने से वक्ता का संदेश श्रोता एवं समुदाय तक ज्यों का त्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। अतः अरस्तु ने वक्ता एवं श्रोता समुदाय के मध्य संदेश को महत्वपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने पर बल दिया है।
अरस्तु द्वारा प्रतिपादित संप्रेषण का सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। पहला है वक्ता, फिर संदेश, उसके बाद है श्रोता समुदाय। वक्ता अपना संदेश श्रोता समुदाय तक सूचना और निर्देशों अपने निर्णयों के रूप में पहुंचाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश की प्रभावशीलता द्वारा श्रोता समुदाय के विचारों, अभिमतों, अभिवृत्तियों में परिवर्तित लाता है। वर्तमान में शिक्षा तकनीक में संप्रेषण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, किंतु प्राचीन काल से ही संप्रेषण प्राचीन प्रक्रिया में यह अपने विभिन्न रूप में संपन्न होती थी। अरस्तु का सिद्धांत इसी तथ्य को पुष्ट करता है। इन्होंने दो तत्व बताए हैं। पहला है सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नैतिक तथा आदर्शवादी सिद्ध चिंतन पर आधारित है। इसके अनुसार संप्रेषण में महत्वपूर्ण कारक समाज के प्रति दायित्व बोध कराता है। समाज में क्या चाहिए, समाज के लिए क्या उचित है, यह निर्णय करना संप्रेषण का मूल बिंदु है। कुछ भी किसी प्रकार का भी सूचना संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर संप्रेषण किया जाना चाहिए। दायित्व सकारात्मक में भी हो सकता है एवं नकारात्मक में भी। यदि एक शराब के व्यवसायी को विज्ञापन प्रसारित करना है तो वह उस संप्रेषण को कम उम्र के बालकों का प्रयोग ना करे। वह अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी सामाजिक दायित्व से विमुख नहीं हो सकता। सकारात्मक रूप में संप्रेषण में सामाजिक दायित्व बोध को संप्रेषित किया जाता है। जैसे विज्ञापन में मानवाधिकार एवं जागरूकता नागरिक को प्रदर्शित करता है। जागो ग्राहक जागो क्रम में विज्ञापन सकारात्मक संप्रेषण का उदाहरण है। रेखा चित्र प्रदर्शन से सामाजिक दायित्व के सिद्धांत को समझा जा सकता है। इसके बाद है स्रोत, सूचना, संप्रेषणकर्ता, प्राप्तकर्ता, लक्ष्य एवं संप्रेषण करता। जैसे कि हमने पूर्व में बताया कि इसमें दो तत्व हैं। पहला सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जिसको हमने अभी पढ़ा। अब दूसरा है नकारात्मक सामाजिक दायित्व। समाज में विभिन्न घटकों की भूमिकाएं एवं दायित्व भिन्न भिन्न होते हैं। अपनी भूमिका का निर्वाह सामाजिक संदर्भ में किया जाए, इसके लिए स्रोत के आधार पर सूचना लक्ष्य तक पहुंचाई जाती है। भिन्न भिन्न घटक अपनी भूमिका का निर्वाह कर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि राज्य का सामाजिक दायित्व है कि वह नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करें तथा कंपनियां अपने कार्यरत कर्मचारियों के मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाली परिस्थितियां प्रदान करें। नकारात्मक सामाजिक दायित्व के कुछ उदाहरण हैं। जैसे पर्यावरणीय क्षति, बिना किसी उपचार के कारखाने का जहरीला कचरा नदी में फेंकना, वनों की कटाई करना या अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन करना। दूसरा है श्रम शोषण, बाल श्रम का उपयोग करना, कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देना एवं उनकी सुरक्षा के लिए कोई योजना न बनाना। इसके बाद है अनुचित व्यापारिक व्यवहार। इसमें है मिलावट करना, झूठा विज्ञापन करना या उपभोक्ताओं को गुमराह करना। फिर है भ्रष्टाचार या अनैतिकता। इसमें चोरी करना, सरकारी नियमों का उल्लंघन करना या अनुचित तरीके से टेंडर हासिल करना। तो इस तरह से हमने देखा सकारात्मक सामाजिक दायित्व एवं नकारात्मक सामाजिक दायित्व के उदाहरण। अब हम देखते हैं इस पाठ का सारांश। तो संप्रेषण के इस पाठ में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए संप्रेषण को महत्वपूर्ण माना है और इसे आवश्यक भी माना है। संदेश को जिस अर्थ में भेजा जाता है वह उसी अर्थ को प्राप्तकर्ता को संप्रेषित होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न सिद्धांतों का निरूपण दिया है। प्रस्तुत इकाई में प्राचीन चिंतक अरस्तु के सिद्धांत से लेकर आधुनिक सिद्धांतों की भी चर्चा की गई है। सारांश में यह कह सकते हैं कि अरस्तु का चिंतन वक्ता एवं श्रोता समुदाय के द्वारा सटीक एवं प्रभावपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया पर आधारित है। वक्ता को अपने विषय में कुशल होना चाहिए जिससे संप्रेषण सार्थक हो सके। इसके पश्चात जॉन मिल्टन
जॉन स्टुअर्ट मिल ने संप्रेषण के स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना। इससे सेंसरशिप को अनैतिक कार्य माना है। उनका विचार था कि सत्य को प्रकट होने देना चाहिए, संप्रेषण में यथा तथ्यता आवश्यक होती है। इसी सिद्धांत पर आधारित फ्री प्रेस सिद्धांत में सिबर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया तथा यह कहा कि प्रेस को प्रकाशन की पूर्व स्वतंत्रता होनी चाहिए। निर्णय का अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथों में न होकर समस्त जनता को दिया जाना चाहिए। लेसबेल ने भाषण की प्रभावशीलता को संप्रेषण में महत्वपूर्ण माना तथा कौन कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है, इसे प्रभावपूर्ण स्वीकार किया। इसके बाद सेशन वीवर ने संप्रेषण के 6 तत्वों का महत्वपूर्ण माना है। 6 तत्व क्रमशः थे स्रोत, कूटक, संदेश, माध्यम, अवकूटक एवं प्राप्तकर्ता। उनके अनुसार संप्रेषण में शोर का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण होता है। डेविड ने SMCR सिद्धांत में सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक जैसे कारकों को भी संप्रेषण में सम्मिलित किया तथा स्रोत तथा प्राप्तकर्ता के संबंधों को प्रभाव कारक स्वीकार किया। अंत में सामाजिक दायित्व का सिद्धांत स्वीकार किया। इसमें संप्रेषण में सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को मान्यता दी गई तथा सामाजिक दायित्व को महत्वपूर्ण मानकर संप्रेषण करने पर बल दिया गया। मानवाधिकारों को भी सुरक्षित करने पर इसमें बल दिया गया। मानवाधिकारों का हनन करने वाले तथ्यों को इसमें संप्रेषित ना किया जाए, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि संप्रेषण के सिद्धांत क्या-क्या थे और किन-किन विचारकों ने अपने-अपने सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किए। तो आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।